फुल चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में, और ये हैं वो 4 टॉपिक्स जो हम इस जर्नी के दौरान कंप्लीट करेंगे। तो तैयार हो जाइए, और जहाँ तक ब्रेक्स की बात है तो हर एक टॉपिक कवर करने के बाद एक ब्रेक ले सकते हो। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक केमिकल रिएक्शंस से। पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्टली होती क्या हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि कुछ भी नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, चाहे वो किन्हीं भी कारण से बन रहे हों, तो ये देखा जाता है कि उस नए सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि जिस सब्सटेंस से वो बन रहा है वो ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और ऐसा होने से उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी, उसका बिहेवियर भी पहले के जैसा नहीं रह जाता, वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ऐसे ही हर एक एक्शन को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं तो हम इसके अनगिनत एग्जाम्पल्स अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। चाहे वो खाने को पकाने का काम हो या फिर हमारा सांस लेना हो, यानी कि रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसे 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं टू गिव अस एनर्जी, या फिर लोहे यानी कि आयरन जैसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर जैसे सब्सटेंस से रिएक्ट करके रस्ट यानी कि जंग का बन जाना हो। ये जितने भी उदाहरण हमने देखे, इनको अगर आप क्लोजली देखें तो आप देख सकते हैं कि इन सब में ही कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। फूड कुकिंग के केस में जो सब्सटेंस हमारा बनता है, यानी कि जो खाना हमें मिलता है, वो पहले वाले खाने से बिल्कुल डिफरेंट होता है। या फिर रेस्पिरेशन रिएक्शन में होने वाले प्रोडक्ट्स, यानी कि CO2, वाटर और एनर्जी, ये पहले वाले सब्सटेंसेस यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग हैं। या फिर आयरन रस्टिंग रिएक्शन, जिसमें रस्ट जब एक बार बन जाता है तो वापस वो आयरन की फॉर्म में नहीं जा सकता, उसकी प्रॉपर्टीज अब बदल चुकी हैं। तो इस प्रकार से हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसके हम और भी कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम कोयले को जलाते हैं, और जब वो जल जाता है तो कोयला खत्म हो जाता है। या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सोप यानी कि साबुन का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो हमारी बॉडी से मैल को निकालने का काम करती हैं। एक आखिरी उदाहरण और देखें तो दूध से पनीर का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुई, एक नया सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टीज पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये तो हमने जान लिया कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ों को केमिकल रिएक्शंस की श्रेणी में हम पुट कर सकते हैं, बट मन में एक सवाल आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शन नहीं हैं, जिनमें बदलाव तो आ रहा है लेकिन उसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे सारे चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। ये जब भी होते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो नई प्रॉपर्टीज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती हैं। उदाहरण इनके हो गए जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। जब भी बर्फ़ पिघलती है तो उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चली जाती है, लेकिन जो सब्सटेंस है वो दोनों ही केस में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, जो कि है H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। या फिर एक और उदाहरण हो गया क्रशिंग ऑफ कैन, एक कैन को अच्छी तरह से क्रश कर देना। यहाँ पे क्या बदलाव आया, कैन का जो रूप है, उसका जो शेप है वो बदल गया है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया है। एक आखिरी उदाहरण लें तो कटिंग ऑफ पेपर इन स्मॉलर पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या बदलाव आया है, यहाँ पे जो सब्सटेंस है यानी कि पेपर, उसका सिर्फ साइज या फिर शेप चेंज हुआ है, और यहाँ पे भी जैसा कि हम देख सकते हैं पेपर के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया है, वो पहले भी पेपर था और वो अब भी पेपर ही है। एक अच्छी खासी बात हमने टॉपिक पे समझ ली है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में क्या होते हैं। अब सवाल क्या आता है, अब सवाल ये आता है कि अगर हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को देखें, एक साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस रख दें, तो उनमें डेफिनेशन के अलावा और ऐसी कौन सी बातें हैं जो कॉमन होती हैं, जो हर किसी केमिकल रिएक्शन में हमें दिखाई देती हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शंस का नेचर, उनका बिहेवियर क्या होता है। स्टेटमेंट कहता है कि व्हेन द राइट सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट एंड दिस हैपेंस अंडर सर्टेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज ओनली देन दैट द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेंटेंस लेंदी है, मीनिंग सिंपल है। स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही हो वो तब ही होगी जब पहली बात तो ये कि सही सब्सटेंसेस प्रेजेंट हों। अगर सारे प्रॉपर सब्सटेंसेस नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि एप्रोप्रिएट कंडीशंस भी होनी चाहिए, जैसे कि सही टेम्परेचर का होना या फिर सही प्रेशर का होना। अगर टेम्परेचर सही नहीं हुआ तो भी हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, इवन तो सही सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जो तभी होती हैं जब सही हीट उनको दी जाती है, वरना वो रिएक्शंस होंगी ही नहीं।
नेचर की बात कर देने के बाद अब एक आखिरी सवाल आता है इम्पोर्टेंट कि क्या केमिकल रिएक्शंस का कोई अपना रोल, कोई पर्पस भी है हमारी डेली लाइफ में। तो इसका जवाब तो आप भी अगर थोड़ा सा सोचें तो बता सकते हैं कि इसका रोल हो सकता है, और वो ये कि हमने देखा कि हम अगर सही सब्सटेंसेस को सही कंडीशंस के साथ साथ में लाएं तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो डेली लाइफ में प्रॉपर एप्लीकेशन रख सकता है। तो इस बात का तो थोड़ा सा आइडिया तो हमने एग्जाम्पल्स जो देखे थे उनमें भी देखा था। रेस्पिरेशन जब होती है तो हमें एनर्जी मिलती है, या फिर जब कोयला जलता है तो एनर्जी मिलती है, या फिर दूध से जब पनीर बनता है तो पनीर की अपनी एक वैल्यू है। ये सारी ही ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाई देंगी, जैसे कि मेडिसिन एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं जिनमें हर एक का अपना कुछ पर्पस होता है। या फिर एक दूसरा बड़ा एरिया एग्रीकल्चर के एरिया में फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। या फिर टेक्नोलॉजी के एरिया में आते अलग अलग इक्विपमेंट्स जैसे कि LCDs या फिर मोबाइल फोन्स में यूज होने वाले मटेरियल्स। इन सब में भी कोई ना कोई नया मटेरियल जो बनता है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हो रहा है। ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हम और भी देख सकते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और कोई एक नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनाया जा रहा है। तो इसी के साथ एक कंप्लीट बात केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो पूरी हो जाती है। अब एक छोटा सेक्शन जो इस टॉपिक से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, नाम जिसका है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसकी बात भी यहीं पे करनी बनती है। अब लॉज ये उन सिचुएशन से रिलेटेड हैं जिसमें अलग अलग एटम्स या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे पहला और बहुत ही पॉपुलर लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ये कहता है दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द सम टोटल ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी टोटल मास होगा सारे रिएक्टेंट्स का, वो हमेशा इक्वल होगा टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके टोटल मास के। यानी कि मान लो अगर केमिकल रिएक्शन ये है जहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस के मासेस कुछ इस प्रकार से हैं, तो यहाँ पे W + X यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स Y + Z यानी कि टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट तो ये काफ़ी सिंपल सा लगता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सिखाता क्या है हमें? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि मास या फिर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जब पहली बार अर्थ फॉर्मेशन में आई थी तो जो टोटल मास पूरे मैटर का जो अर्थ पे था, आज के दिन भी अर्थ पे जो टोटल मैटर है वो सेम ही है, उसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मास का नहीं हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। मीनिंग इसका ये हुआ कि जब कभी भी इंसान को या फिर साइंटिस्ट को कोई भी चीज़ क्रिएट करनी होती है तो उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। जैसे कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं तो हम उसी में ऑपरेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई पहले लॉ की। अब इसी के साथ एक दूसरे और फाइनल लॉ की बात और समझो, नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शंस। स्टेटमेंट कहता है इन एनी गिवन कंपाउंड द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ एलिमेंट्स विल ऑलवेज रिमेन एग्जैक्टली द सेम। मीनिंग ये हुआ कि हम दुनिया में किसी भी कंपाउंड की बात करें, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके जो अपना वेट का रेशियो है वो किसी भी एक गिवन कंपाउंड में हमेशा एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपाउंड ले लें वाटर यानी कि H2O, जिसमें एलिमेंट्स आ गए H और O, जिन एलिमेंट्स का अपना मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट और 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो यहाँ पे वाटर में जो H/O के मास का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2:16, क्योंकि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, एंड 2:16 मीन्स 1:8। तो ये जो रेशियो हमें मिला 1:8, ये दुनिया में हम कहीं से भी पानी ले लें उसमें H/O का जो वेट का रेशियो है वो हमेशा ही 1:8 आएगा। यही कहता है ये लॉ। लेकिन सवाल अब ये पूछेंगे आप कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इस लॉ का, सिखाता क्या है ये लॉ? तो लॉ बेसिकली ये सिखा रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और ओरिजिन। यानी कि कोई एक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो वो चाहे दुनिया में कहीं से भी आ रहा हो, उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा ही सेम रहेंगी। वाटर चाहे इंडिया से आ रहा हो या फिर USA से आ रहा हो या फिर चाइना से, सब जगह वाटर की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसी के साथ हमारी बात कंप्लीट हो जाती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। इस टॉपिक के 1 पेज नोट्स हैं ये, जहां पे हमने ये सारे सेक्शंस पढ़े। फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और टॉपिक को पूरी तरह से माइंड में स्टोर कर लेना है, तो उसके लिए आपको आंसर करने होंगे ये रिवीजन क्वेश्चंस। सिर्फ 5 मिनट का ही टास्क है ये।
आई होप आपने सारे रिवीजन क्वेश्चंस आंसर किए। अब हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। वेल डन टू यू। ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले लो, क्योंकि अब हम एंट्री करेंगे टॉपिक नंबर 2 में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के ये टाइप्स बनते हैं बेस्ड ऑन कि केमिकल रिएक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे पहले 2 टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हर एक टाइप की केमिकल रिएक्शन के वर्ड को यहाँ पे सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसकी जनरल फॉर्म रिएक्शन के थ्रू। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे वो रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि A+B गिव्स AB, या फिर AB2 या A2B या फिर AB3। प्रोडक्ट ये क्या बनेगा वो डिपेंड करता है A और B की अपनी वैलेंसी के ऊपर, लेकिन ये बात फिक्स है कि जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम बताता है, इससे ऑपोजिट होती है। इसमें रिएक्टेंट में एक ही कंपाउंड होता है जो ब्रेक करता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स में, जैसे कि AB गिव्स A+B। यहाँ पे रिएक्शन ये भी हो सकती थी A2B गिव्स 2A+B। अगेन वो वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। तो ये हो जाती हैं पहली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद अगेन 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। अब एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। ये कुछ इस प्रकार से होता है, A+BC गिव्स AC+B। अब यहाँ पे क्या हुआ, C पहले B के साथ कनेक्टेड था, लेकिन जब A साथ में आया तो वहाँ पे C ने A के साथ कनेक्शन बना लिया, क्योंकि A ज़्यादा रिएक्टिव है B के कंपैरिजन में। इन केस अगर यहाँ पे B ज़्यादा रिएक्टिव होता A के कंपैरिजन में, तो ये रिएक्शन ऐसे की ऐसे ही रह जाती, यहाँ पे कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं बनते। फिर दूसरी तरफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें 2 कंपाउंड्स रिएक्ट सच दैट द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स स्विच देयर प्लेसेस। ये कुछ इस प्रकार से होता है, AB+CD गिव्स AD+CB। अब यहाँ क्या हुआ, रिएक्शन होने से पहले A B के साथ कनेक्टेड था और C D के साथ, लेकिन जब दोनों कंपाउंड साथ में आए तो A कनेक्ट कर गया D के साथ और C कनेक्ट कर गया B के साथ। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 सब्सटेंसेस ने अपनी जगह चेंज कर दी। अच्छा, एक बेसिक सवाल अगर इस पॉइंट पे ये सोचा जाए कि ये दोनों कैटेगरीज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बनी कैसे, तो उसका जवाब तो इस फैक्ट में लाई करता है कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनकी रिएक्टिविटीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो ऐसा होना तो बहुत ही कॉमन हो गया ना कि कोई एक एलिमेंट का एक एटम किसी दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर ले। इस पॉइंट पे एक बात बता दें, कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे किसी भी टाइप ऑफ इक्वेशन में एक्चुअल केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल ना लेते हुए जनरल रिएक्शन क्यों दिखा रहे हैं। तो उसका एक कारण है, और वो ये है कि हमारा एम यहाँ पे टाइप्स के जो नेम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करना है, और एक्चुअल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स इस काम को कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो एनीवेज नेक्स्ट एपिसोड में तो कवर होने ही हैं। तो बात आगे बढ़ाते हैं। अगला ग्रुप है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। ये रिलेटिवली सिंपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि निकलती है 2 में से किसी एक फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में। जैसे कि मान लो X हैं एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, तो ये देंगे Y जो कि हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी, यानी कि बेसिकली प्रोडक्ट साइड में, यानी कि रिएक्शन होने के बाद एनर्जी निकलेगी। वहीं पे इससे दूसरी तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वो रिएक्शन तभी होती है जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अगेन इन द फॉर्म ऑफ ईदर लाइट और हीट। जैसे कि अगेन X हैं एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, अब इनको जब एनर्जी मिलेगी, ऐड होगी इनमें एनर्जी, तब जाके बनेंगे प्रोडक्ट्स Y। तो इस केस में एनर्जी प्रेजेंट होती है ऑन द साइड ऑफ द रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पे अगर फिर से वही सवाल पूछें कि ये दोनों कैटेगरीज एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये क्यों बनी होंगी, तो इसका जवाब भी इसी बात में लाई करता है कि ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जो जब होती हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है या फिर वो होती ही तब हैं जब उनको एनर्जी दी जाए। ये हो जाती है बात इस ग्रुप की, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। केमिकल रिएक्शन के 6 टाइप्स हमने सीख लिए हैं। अब चलेंगे आखिरी 3 पे। अगेन यहाँ पे पहले 2 की बात करेंगे। एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शंस। अगेन नाम से पता चलता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है एक रिएक्टेंट में, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है एक रिएक्टेंट से। होता ये कुछ ऐसा है, A एक रिएक्टेंट था, उसमें जुड़ा O तो बन गया AO।
या फिर एक कंपाउंड था AH, वो बन गया A+H, यानी कि बेसिकली AH में से H हट गया। ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे बिल्कुल ऑपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन। अपने आप सोच सकते हो, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो गया किसी रिएक्टेंट से या फिर हाइड्रोजन ऐड हो गया रिएक्टेंट के अंदर तो कहलाई जाती है रिडक्शन रिएक्शन। जनरल फॉर्म अपने आप बना सकते हो, AO गिव्स A+O, ऑक्सीजन हट गया, या फिर A+H गिव्स AH, हाइड्रोजन जुड़ गया। होती है बात क्लियर? अब आगे की बात करें तो अगर ये दोनों काम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हों तो बनती है हमारी लास्ट कैटेगरी, नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। नेमिंग बढ़िया है, रिडक्शन से आ गया RED और ऑक्सीडेशन से आ गया OX। इसमें स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, टू सब्सटेंसेज रिएक्ट वेयर ऑक्सीजन एटम गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट एंड इज एडेड टू द अदर रिएक्टेंट, या फिर टू सब्सटेंसेज रिएक्ट वेयर हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट एंड गेट्स एडेड टू द अदर। जनरल फॉर्म से समझते हैं इसको इजिली, AO+B गिव्स A+BO। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले O A के साथ कनेक्टेड था और रिएक्शन होने के बाद वही O कनेक्ट किसके साथ कर गया, B के साथ, A से हट गया और B में जुड़ गया। तो बेसिकली रिडक्शन किसका हुआ, AO रिड्यूस हो गया A में, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, B ऑक्सीडाइज होके बन गया BO। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन की रिएक्शन भी बना सकते हो, AH+B गिव्स A+BH। इस बार ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ध्यान से बताओ। H जब रिमूव होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो AH ऑक्सीडाइज हो गया A में और B रिड्यूस हो गया BH में। ये हो जाती है बात रिडॉक्स रिएक्शन की। इस टॉपिक के 1 पेज नोट्स ये रहे। फाइल का लिंक एज यू नो डिस्क्रिप्शन में भी है, और टॉपिक को पूरी तरह से माइंड में स्टोर कर लेना है तो उसके लिए आपको आंसर करने होंगे ये रिवीजन क्वेश्चंस। सिर्फ 5 मिनट का ही टास्क है ये। आई होप आपने इस टॉपिक के भी रिवीजन क्वेश्चंस आंसर किए हैं। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा टॉपिक नंबर 2। वेल डन टू यू वंस अगेन दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन टेक अ ब्रेक, क्योंकि अब हम एंट्री करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3 में, लिस्ट ऑफ मेन केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे चलेंगे कुछ ऐसे, किसी भी रिएक्शन की जब यहाँ पे बात करेंगे, एक तो आएगा रिएक्शन का नाम अगर हुआ वहाँ पे, और दूसरा उसमें आएंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हमेशा आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और प्रोडक्ट्स आते हैं राइट हैंड साइड पे। पहली रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन का नाम है क्विक लाइम प्रेपरेशन। एज द नेम शोज क्विक लाइम को बनाने की रिएक्शन है। अब क्विक लाइम होता क्या है, क्विक लाइम होता है CaO। रेलेवेंस क्या है इसका, इसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन इसका प्रिपरेशन होता है एक दूसरे सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से। कैल्शियम कार्बोनेट होती है ये ग्रे कलर की रॉक, नेचर में पाई जाती है। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है लाइमस्टोन। अब इस रॉक से जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे CaO कैसे मिलता है, सिंपल सा प्रोसेस है। इस रॉक को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो इसमें से एक गैस जो कि है CO2 वो लगातार रिलीज होना स्टार्ट होती है, और होते होते ये होता है कि इवेंचुअली हमारे पास बचता है सिर्फ क्विक लाइम यानी कि CaO। तो मज़ेदार रिएक्शन है। ग्रे रॉक को गर्म किया तो एक वाइट कलर की रॉक मिल गई हमें वहाँ पे। ये बात तो हो गई इस रिएक्शन की, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसी के बाद एक रिएक्शन और आती है जिसका नाम है स्लेग्ड लाइम प्रिपरेशन, जो कि एक सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें जो क्विक लाइम हमें पिछली रिएक्शन में मिला था उसमें हम सिंपली वाटर ऐड करते हैं, और ये सिंपल सा काम करने से कमाल की चीज़ होती है। हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है CaOH2। रिएक्शन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी हीट लिबरेट होती है। CaO में जब पानी ऐड किया जाता है तो वो पानी उबलने लगता है, और ये जो सब्सटेंस हमें मिलता है CaOH2, इसी का नाम है स्लेग्ड लाइम। अब ये सारी की सारी कहानी क्यों करी गई पिछली 2 रिएक्शंस की, अब पर्पस सुन लो। इस स्लेग्ड लाइम का पर्पस होता है वाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी कि जितना भी दुनिया में वाइट वॉशिंग का काम होता है किसी भी दीवार पे, वो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा होता है ना इंटरेस्टिंग बात। इस लाइमस्टोन पत्थर को देख के कहाँ कोई कह सकता था कि ये वाइट वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन होता है। ये हो जाती हैं हमारी पहली 2 रिएक्शंस। अब जो 2 रिएक्शंस आती हैं वो दोनों ही रिएक्शंस तब इस्तेमाल होती हैं जब हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी जिसको यूज़ करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कुकिंग, एंड एट द सेम टाइम उसी एनर्जी को हम किसी और रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हीट एनर्जी हमें कैसे मिल सकती है, खुद भी सोच सकते हैं आप। एक तो इसका मेजर सोर्स है कोल यानी कि कोयला, जो नेचर में बहुत ही बड़े अमाउंट में पाया जाता है। अच्छा, किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो ये जान लो कि वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है, C+O2, और इसमें रिजल्ट आता है CO2 प्लस हीट एनर्जी।
जिसमें हमारा मेन प्रोडक्ट यही है, हीट। CO2 गैस तो एक बाय प्रोडक्ट हो गया, यानी कि एक साइड का प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ हवा में ऊपर चला जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होती है क्योंकि कोयला बहुत सारा अवेलेबल है दुनिया में। फिर कोल के अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सोर्स जो एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है वो भी। और सोर्स ये है नेचुरल गैस। केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ये भी अगेन जब बर्न करी जाती है, यानी कि CH4 + O2, तो आता है CO2 प्लस, और क्या आ सकता है, गैस कर सकते हो, H2O प्लस एनर्जी। और इस रिएक्शन में भी मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, एनर्जी। CO2 और वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स, ये शब्द सीख लो, बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि इन दोनों की ज़रूरत नहीं है हमें, या ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स नहीं है बेसिकली। तो ये हो जाती हैं हमारी वो रिएक्शंस जिससे हम बड़ी मात्रा में हीट ऑब्टेन कर सकते हैं। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब चलते हैं अगली 2 रिएक्शंस पे। ये दोनों ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में नेचुरली ही होती हैं, किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं करी जा रही। हिंट देता हूँ, एक प्लांट से रिलेटेड है और एक एनिमल से रिलेटेड है, एंड एट द सेम टाइम जो एक के प्रोडक्ट हैं वो दूसरे के रिएक्टेंट हैं, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। शायद आप गैस भी कर चुके होंगे। पहली रिएक्शन जो प्लांट्स में होती है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन जो एनिमल्स में होती है उसका नाम है रेस्पिरेशन रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट इज गिविंग आउट फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाइल गिविंग आउट ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स पता चल गए, फूड यानी कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है C6H12O6, और ऑक्सीजन हो गया O2। ग्लूकोज ये प्लांट के प्रोडक्ट जैसे कि उसकी लीव्स या फिर इसके फ्रूट्स में पैक हो सकता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर। अब रिएक्शन ये होती तो सनलाइट के प्रेजेंस में है, लेकिन ये दोनों चीजें बनती किससे हैं? अपने आप भी सोच सकते हो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट तो हो गया पानी यानी कि H2O, जो प्लांट हमेशा जमीन से लेता रहता है, और दूसरा है एक गैस जिसका नाम आपने सुना होगा, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस जो सारे एनिमल्स के द्वारा एक्सहेल करी जाती है। ये हो गई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। बिल्कुल इसकी ऑपोजिट आ जाएगी रेस्पिरेशन रिएक्शन, कुछ इस प्रकार से। इसके रिएक्टेंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स इसके क्या हो गए, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स, यानी कि CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देख लो, बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या सीखने वाली बात है? सीखने वाली बात यह है कि मेन प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन का, एनर्जी है, और CO2 और वाटर हैं बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि वो बॉडी एक्सक्रीट करती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो CO2 बाहर जाएगी, और वाटर हमारी बॉडी के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। तो ये हो जाती हैं वो 2 दिग्गज बहुत ही बड़ी रिएक्शंस जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में, एक तो है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, इन दोनों में डेली होती रहती हैं। अब जो अगली 3 रिएक्शंस आएंगी वो तीनों ही ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अपने इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये हो सकती है कि आप क्योंकि रिएक्शंस पहली बार कर रहे हो, तो ये जो नए नए कंपाउंड्स आ रहे हैं इसका एक आपके मन में चिंता हो रही हो कि कैसे याद रहेंगे। तो उसकी चिंता मत करो, टॉपिक के एंड में जो रिवीजन शीट देंगे उसको जब बाद में एक बार देखोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। अभी मेन काम ये करो बस कि रिएक्शन की स्टोरी को मजे से सुनो। अब पहली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है पहला सब्सटेंस ये ब्राइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स ये हैं FeSO4.XH2O के, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब सबसे पहले इन क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है, और हीट करने से एक सिंपल सा काम होता है, जितना भी पानी इन क्रिस्टल्स के अंदर होता है वो निकल जाता है, और हमारे पास रह जाता है कुछ ऐसा दिखता व्हाइट कलर का सब्सटेंस। ये है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। अभी ये पूरी रिएक्शन नहीं हुई, इस सब्सटेंस को यानी कि FeSO4 को फर्दर हीट किया जाता है, और तब इसमें से निकलती हैं 2 सल्फर वाली गैसेस, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। एज बाय प्रोडक्ट दोनों ही हवा में चली जाती हैं, और बचता है ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर, नाम जिसका है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। मेन सब्सटेंस क्यों है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? खास ये है कि जब इस सब्सटेंस को किसी भी कलर में ऐड कर दिया जाता है तो ओवर टाइम वो फेड या फिर चेंज नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ द पेंट्स दैट वी यूज इन आवर रियल वर्ल्ड, या फिर कोई भी इंक जो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर ये सब्सटेंस आपके रूम्स में जो कलर्स हैं उसमें ऐड ना किया जाता तो ओवर टाइम या तो वो कलर फेड हो जाता या फिर वो चेंज हो जाता।
जो कि सुनने में शायद एक सेकंड के लिए मज़ेदार लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली है बड़ा ही इरिटेटिंग। अब अगली जो रिएक्शन है वो पिछली रिएक्शन से काफ़ी मिलती जुलती लगेगी। इसका स्टार्टिंग सब्सटेंस है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नाम इसका है लेड नाइट्रेट। लेड यानी कि Pb और नाइट्रेट यानी कि NO3। Pb का चार्ज क्या था 2+, NO3 का चार्ज क्या था -1, तो क्या बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस। अब ये लेड नाइट्रेट बिल्कुल पिछली वाली रिएक्शन की तरह जब हीट किया जाता है तो इसमें से भी दो गैसेस निकल जाती हैं। पिछली बार SO2 जैसे निकला था वैसे इस बार निकलेगा NO2 यानी कि नाइट्रिक डाइऑक्साइड। बट दूसरी गैस SO3 की तरह NO3 नहीं है, दूसरी गैस यहाँ पे है ऑक्सीजन। इस बार भी ये दोनों गैस हवा में ऊपर चली जाती हैं और बचता है ये ऑरेंज कलर का सॉलिड, नाम जिसका है लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। इस बार ये हमारा मेन सब्सटेंस है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इस्तेमाल होता है एक बहुत ही पॉपुलर बैटरीज, नाम जिनका है लेड एसिड बैटरीज जो बहुत ही कॉमन लेवल पे बहुत सारे व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, प्लस और भी बहुत सारे एरियाज में इस्तेमाल होती हैं। इन बैटरीज का एक मेजर कंपोनेंट होता है लेड ऑक्साइड। इन बैटरीज में जो दो में से एक इलेक्ट्रोड है जो एक प्रकार की रॉड होती है वो इसी सब्सटेंस से बनती है। इसके बिना और कोई सब्सटेंस उतनी बढ़िया प्रॉपर्टी नहीं दे पाता है। तो अगली बार जब भी कभी अपनी कार की बैटरी देखें तो इस सब्सटेंस को थैंक यू कह देना। अगली जो रिएक्शन है वो शुरू होती है इस अजीबोगरीब दिखती रॉक से, नाम इसका है क्लोर आर्गीराइट। बोल लो, इंटरेस्टिंग नाम है क्लोर आर्गीराइट। इस रॉक के थ्रू ऑब्टेन होता है ये वाइट कलर का सब्सटेंस। इस AgCl की प्रॉपर्टी ये है कि जब इस पे लाइट थ्रो करी जाती है तो इसमें से क्लोरीन गैस उड़ जाती है और बचता है Ag यानी कि सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ इसका होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक शीट है जो AgCl की बनी हुई है और इस दूसरी शीट को हम रख देंगे पिछली वाली AgCl की शीट के ऊपर और उसके ऊपर हम थ्रो करेंगे कुछ देर के लिए लाइट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एरियाज ऊपर वाली शीट में हॉलो हैं वहां से तो लाइट पास हो सकती है, बाकी एरियाज में लाइट पास नहीं होगी। थोड़ी देर लाइट पास करने के बाद जब हम नीचे वाली शीट को देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब यहाँ पे हुआ बेसिकली ये है कि जिन जिन एरिया से लाइट पास हुई वहां पे जो AgCl था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया और वो हमें दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी एरियाज एज इट इज रह गए। अब ये जो हमने पार्ट देखा ये पूरा पार्ट नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का छोटा हिस्सा है। तो हल्ले मत मचा देना कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कैसे है। इंडस्ट्रियल लेवल पे होती इन तीनों रिएक्शंस की बात तो आपने सीख ली। अब टॉपिक के आखिरी हिस्से में एक और रिएक्शन देखेंगे। इसका अपना एक नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन शब्द जो है वो बनता है प्रेसिपिटेट वर्ड से। प्रेसिपिटेट वर्ड का अपना मीनिंग होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉल्स आउट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी एक सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्ट जो उसमें इनसॉल्युबल रहता है, यानी कि घुलता नहीं है, उसमें मिक्स नहीं होता है, उसमें फ्लोट करता रहता है। अब रिएक्शन ये अगेन होती है दो ऐसे सब्सटेंस के बीच में जो व्हाइट कलर के हैं, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। कंपाउंड्स अपने आप बनाओ। सल्फेट का चार्ज होता है -2 और बेरियम का चार्ज होता है +2। क्लोरीन और सोडियम के तो सिंपल हैं। तो रिएक्टेंट्स इसके बनेंगे कुछ इस प्रकार से, Na2SO4 एंड BaCl2। प्रेजेंट ये दोनों होते हैं एक्वस फॉर्म में, यानी कि पानी में घुले हुए होते हैं। जब इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट टॉपिक में हम कर चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अपने आप सोचो इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। आयंस की अल्टा पल्टी हो जाएगी, सोडियम मिल जाएगा क्लोरीन से और बेरियम मिल जाएगा सल्फेट से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और प्रेसिपिटेट इस केस में जो है वो है बेरियम सल्फेट का, यानी कि प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड तो एक्वस फॉर्म में रहेगा, घुले हुए फॉर्म में, लेकिन जो पार्ट अलग से ही तैर रहा होगा ऊपर वो होगा बेरियम सल्फेट। अब ये तो हो गई रिएक्शन, बट पर्पस क्या है इसका? अब जैसी ये रिएक्शन है वैसा ही इसका पर्पस है। अगर हमें किसी एक सब्सटेंस में से कोई एक दूसरा सब्सटेंस अलग करना है तो हम इस रिएक्शन के थ्रू उसका प्रेसिपिटेट बना के उस सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। इस्तेमाल ये होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, जहाँ पे पानी में से अनवांटेड मटेरियल्स को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग कर दिया जाता है। हमारी सिटीज़ में डेली लेवल पे इतना सारा वेस्ट वाटर निकलता है, उसमें ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ये, तो बढ़िया रिएक्शन है। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है इस पूरी लिस्ट पे। इस टॉपिक के नोट्स की फाइल है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। टॉपिक शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, तो वेल डन टू यू ऑन द कंप्लीशन। आई एम होपिंग कि आपने इस टॉपिक के भी सारे रिवीजन क्वेश्चंस आंसर किए हैं। ये हो जाता है हमारा टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट। 75% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगेन दिस इज द ब्रेक पॉइंट, लेना है तो ले लो।
क्योंकि अब हम एंट्री करने जा रहे हैं चैप्टर के फाइनल टॉपिक में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इस सेशन में बात होगी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टॉपिक के बीच में आपको भी कुछ रिएक्शंस दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, तो सारी डिटेल्स ध्यान से सुनिएगा। अब शुरू करें तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो भी रिएक्शन आपको दी जाएगी उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके जितने भी एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे सेम होने चाहिए। इस बात को सीधा एग्जाम्पल से समझें तो अगर आपकी केमिकल रिएक्शन है ये A2 + B गिव्स AB, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, A और B। तो यहाँ पे जितने एटम्स A के हैं रिएक्टेंट साइड पे जो कि हैं 2, उतने ही होने चाहिए उसके एटम्स प्रोडक्ट साइड पे जो कि है 1। सीधी इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करें तो पहली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं बैलेंसिंग, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट पिक करेंगे जो कि है A, उसके एटम्स देखेंगे रिएक्टेंट साइड में जो कि हैं 2 और उनको मैच करेंगे प्रोडक्ट साइड पे। अब मैच करने से पहले एक दूसरी डिटेल और समझ लो, किसी भी सब्सटेंस का आप कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते, वो तो फिक्स ही रहता है। जैसे कि AB है तो AB ही रहेगा, उसको आप A2B या फिर AB2 या फिर कुछ और नहीं कर सकते। लॉजिकल है ना, जो कंपाउंड जैसा बना है वो तो वैसा ही रहेगा। तो सवाल आता है कि आप चेंज क्या कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी, जैसे कि AB को हम कर सकते हैं 2AB या फिर 3AB या फिर कुछ और। तो अब शुरू कर सकते हैं हम। अब प्रोडक्ट साइड पे AB में हम क्या चेंज करें, AB यहाँ पे बन जाएगा 2AB, इसके साथ बैलेंस हो जाता है A। बट यहाँ पे एक चीज़ और हो गई, B अनबैलेंस हो गया। B कितना हो गया प्रोडक्ट साइड पे, B हो गया 2, क्योंकि 2AB का मीनिंग क्या होता है, 2 एटम्स A के और 2 एटम्स B के। अब हम इस B को जो अनबैलेंस हो गया है बैलेंस करेंगे बाय गोइंग टू द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में क्या चेंज कर सकते हो, B को क्या कर दोगे, सिंपल है 2B। अब रिएक्शन देख लो, सारे एलिमेंट्स के एटम्स बैलेंस हो चुके हैं दोनों साइड पे। बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगली रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं, सोडियम + ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। इन सभी गिवन नेम्स को कन्वर्ट करेंगे इनके फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा, सोडियम हो गया Na, ऑक्सीजन हो गया O2। ऑक्सीजन O2 क्यों हो गया, क्योंकि एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इन चारों को याद रख लो, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं H2O2 N2Cl2 के फॉर्म्स में। जबकि ऑन द अदर साइड जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी रीजनिंग को समझना है तो बॉन्डिंग टॉपिक में होती है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। और अब आखिर में प्रोडक्ट साइड पे क्या आता है, सोडियम ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सोडियम और ऑक्सीजन के चार्जेस पता होने चाहिए इसके लिए, जो आपको ईजिली याद हो सकता है अगर आपको पहले 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स प्रॉपर्ली याद हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका। उसकी रिजल्टिंग शीट जो सारे एलिमेंट्स के आयंस दिखाती है वो कुछ इस प्रकार से थी। तो अगर ये नहीं जानते हैं तो इसको बाद में कर लेना। अभी के लिए सोडियम का आयन होता है Na+ और ऑक्सीजन का होता है O2-। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा Na2O। अब ये जो रिएक्शन हमें मिल गई है इसको बैलेंस करेंगे बिल्कुल पहले की तरह। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सोडियम का एटम है 1 और प्रोडक्ट में है 2, तो इस बार रिएक्टेंट में बढ़ा देंगे 2Na बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में है 1, प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। प्रोडक्ट में चेंज कैसे करेंगे, 2Na2O करके। कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करेंगे, अमाउंट चेंज करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन सोडियम चेंज हो गया, बात सही है, तो फिर से सोडियम को चेंज कर देंगे। सोडियम कितना हो गया अब, 2 × 2 4। अब रिएक्टेंट में वापस चेंज कर दो, 2 की जगह 4, ये कर सकते हो। अब पूरी रिएक्शन को एक साथ देख लो, 4Na + O2 गिव्स 2Na2O। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हो चुके हैं। अब 2 हमने कर दी, अब एक आप करके देखो। आपकी पहली रिएक्शन है ये, A + B गिव्स AB2। 10 सेकेंड्स हैं, सोचिए और करिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है A + 2B गिव्स AB2। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अपने आप देखो। दूसरी रिएक्शन आपकी है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्योंकि आयंस शायद आपको अभी ना पता हो तो बता देते हैं। मैग्नीशियम का होता है Mg2+ और ऑक्सीजन का होता है O2-। करिए। आंसर आता है 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। आई होप आपने सही करी होंगी। अब हम आगे चलेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे।
चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट रिएक्शन आती है A2 प्लस BC गिव्स AC प्लस B। सबसे पहले A को बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा 2AC। अब A को तो बैलेंस कर दिया है, C चेंज हो गया, लेकिन C कितना हो गया 2 प्रोडक्ट साइड पे। तो प्रोडक्ट साइड से अब वापस आएंगे कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड पे चेक करेंगे C की वैल्यू। C यहाँ पे कितना है 1, इसको कर देंगे 2BC। C बैलेंस हो गया, लेकिन C को बैलेंस करने के साथ B चेंज हो गया। B कितना हो गया 2, वापस प्रोडक्ट पे जाएंगे, वहाँ पे कितना कर देंगे B को 2B। अब बैलेंसिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए क्योंकि इस B को चेंज करने से कोई और चेंज नहीं हुआ है। पूरा चेक कर लो एक बार, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब एक रिएक्शन और लेते हैं प्रॉपर एलिमेंट्स के साथ। H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। शुरू वहीं से लेफ्ट हैंड साइड से, हाइड्रोजन है 2 रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है, बैलेंस्ड है। वापस आएंगे शुरुआत में, सल्फर 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में चेक करेंगे वहाँ पे भी 1 है, बैलेंस्ड है, वेरी गुड। 2 एलिमेंट्स देखे, दोनों बैलेंस्ड। तीसरे पे आते हैं फिर से रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में चेक करो, इस बार 2 ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। टोटल एटम्स चेक करेंगे उसके, H2O में 1 एटम, SO2 में 2 एटम्स, टोटल कितने हो गए 3 एटम्स। रिएक्टेंट पे हैं 2 और प्रोडक्ट में हैं 3। अब इस पॉइंट पे ध्यान से सुनिए, अगर हम प्रोडक्ट में आते किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो किसी और एलिमेंट में भी चेंज आ जाएगा। इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि हम रिएक्टेंट साइड पे ही चेंज कर दें, पर चेंज करेंगे क्या, प्रोडक्ट में है 3 ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट में ऐसा क्या कर दे कि वहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन हो जाए। अब एक नई बात सुनो, यहाँ पे किसी फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो एक सब्सटेंस को। तो O2 को किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि वहाँ पे 3 ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाए। आंसर है 3/2। 3/2 इंटू 2 3। इस वक्त आपकी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, बट एट द सेम टाइम हम इक्वेशन में फ्रैक्शंस में नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम इस इक्वेशन में इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, अगर मैथ्स की सिंपल नॉलेज हो आपको, तो उसमें किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को कि ये 3/2 फ्रैक्शन जो है वो एक होल नंबर बन जाए। तो नीचे आ रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट हो जाएगा 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। अब इक्वेशन चेक कर सकते हो आप, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 उधर, 2S इधर, 2S उधर, 6 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन टोटल उधर। होती है बात क्लियर? ये थोड़ी सी डिफरेंट थी रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने एक नई बात सीखी है फ्रैक्शन वाली, तो ध्यान में रखना। अब इस लेवल पे मेरा काम हो गया है। अब बारी आती है आपकी पहली रिएक्शन जो आपको बैलेंस करनी है, वो है ये A प्लस BC गिव्स AC प्लस B2, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर आपका है 2A प्लस 2BC गिव्स 2AC प्लस B2। सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है कमेंट्स में बताओ। दूसरी रिएक्शन दे रहे हैं अब, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब यहाँ पे अगेन आयंस बता देते हैं, जिंक का होता है Zn2 प्लस, सिल्वर का होता है Ag प्लस और नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस। तो रिएक्शन आपकी बन जाएगी बेसिकली Zn प्लस AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। करिए सॉल्व इसको। आंसर आपका है ये Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। आई होप करेक्ट कर पाए होगे आप, और इन केस अगर नहीं कर पाए हो तो वापस चेक करो कि क्या गड़बड़ी हुई। अभी तक बढ़िया हो गया है, 70% हमने कर लिया है। अब चलेंगे लास्ट एडवांस लेवल पे। अगली इक्वेशन आपकी है A प्लस BC2 गिव्स AC3 प्लस B। A चेक करो बैलेंस्ड है, B चेक करो बैलेंस्ड है, C चेक करो रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में है 3। अगेन वो फ्रैक्शन वाली बात आ गई, प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 3 की जगह 2 हो जाए वहाँ पे, 2/3। और अभी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है। C तो बैलेंस हो गया है बट A वापस अनबैलेंस्ड हो गया है, तो A को वापस बैलेंस करो रिएक्टेंट साइड में। A क्या हो जाएगा 2/3A। अब इस वक्त पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, चेक कर लो। और अब मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को किससे, 3 से। तो इक्वेशन हो गई ये 2A प्लस 3BC2 गिव्स 2AC3 प्लस 3B। होती बात क्लियर? अब बता रहे हैं आखिरी
एक्चुअल एलिमेंट्स के साथ ले रहे हैं। अब सबसे कॉम्प्लेक्स ऐसी ही होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अब यहाँ पे एक छोटी सी नई डिटेल समझो। अगर हम पहले की तरह हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2 जगह हाइड्रोजन है, इसलिए हम हाइड्रोजन को अवॉइड करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अगला जो एलिमेंट आता है हमारे पास। अगला हमारे पास आता है H के बाद NO3, और NO3 को हम एक साथ पिक करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में भी NO3 एक साथ ही है। तो प्रोडक्ट साइड में अगर चेक करो तो NO3 के आगे क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पे अब हम रिएक्टेंट साइड में क्या कर देंगे, 2HNO3। ये हो गया NO3 बैलेंस्ड। अब NO3 के बाद आएगा अगला एलिमेंट कौन सा, कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड पे भी कितना है, 1, तो ये बैलेंस्ड है। अब आ सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2 पहले कंपाउंड में HNO3 में और 2 हैं CaOH होल ट्वाइस में। तो टोटल रिएक्टेंट्स में हो गए हाइड्रोजन 4। प्रोडक्ट साइड में अब 4 करने के लिए क्या करेंगे, H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन को चेक करो, NO3 वाले को मत कंफ्यूज करना, ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में 2। रिएक्टेंट साइड में सिर्फ किस में देखोगे ऑक्सीजन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि NO3 तो पहले से ही बैलेंस्ड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है। OH होल ट्वाइस का मतलब है 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो ये हो जाती है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब मेरी बारी खत्म और आपकी बारी शुरू। लास्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये। A प्लस BC गिव्स AC3 प्लस B2। करिए इसको। आंसर होगा 2A प्लस 6BC गिव्स 2AC3 प्लस 3B2। चेक करो। इसके बाद आखिरी सवाल आपका है ये, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। दिखने में डेंजरस लगती है पर है सिंपल, करो इसको भी ट्राई। आंसर आपका है ये, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। आई रियली होप कि आपने सही करी होंगी, और करी हैं तो प्लीज़ बताइए। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए है ये वाली शीट, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके आंसर्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ ना सिर्फ टॉपिक नंबर 4 बल्कि कंप्लीट हो जाता है ये पूरा चैप्टर। तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मिलेंगे किसी और टाइम किसी दूसरे चैप्टर में। अभी के लिए बाय बाय।